साई राम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हमेशा उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह अच्छे और स्वस्थ रहेंगे। मैं पूनम यादव आज आपको लोक भारती जो कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक है हिंदी की, उसमें पाठ क्रमांक 2 लक्ष्मी के बारे में पढ़ाने वाली हूँ। पाठ क्रमांक 1 से आप सब लोग भली भांति परिचित हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था और आज हम पाठ क्रमांक 2 लक्ष्मी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पाठ की शुरुआत करने से पहले हम देखते हैं कि इस पाठ में क्या बताया गया है, इसके रचनाकार कौन है, कहानीकार ने यहाँ पर क्या अपने मन की भावनाओं को बताया है, वह सब हम देखेंगे। फिर उसके बाद हम पाठ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जो इसके कहानीकारक हैं उनका नाम है गुरुबचन सिंह। पहले हम पाठ परिचय देख लेते हैं। सुप्रसिद्ध कहानीकार गुरुबचन सिंह जी ने साहित्य के अनेक क्षेत्रों में मुक्त लेखन किया है। आपकी भाषा सरल और प्रवाही है, बहुत ही सरल भाषा में इन्होंने लिखा है। आप इसी वजह से आपका साहित्य रोचक बन पड़ता है। अब इस पाठ में उन्होंने क्या बताने की कोशिश की है उसे हम देखेंगे। प्रस्तुत संवादात्मक कहानी में, संवादात्मक कहानी मतलब जहाँ पे बातचीत के द्वारा इस कहानी को दर्शाया गया हो। प्रस्तुत संवादात्मक कहानी में कहानीकार ने दिए गए वचन के प्रति जिम्मेदारी और प्राणी मात्र के प्रति दया की भावना व्यक्त करते हुए पशु प्रेम को दर्शाया है। लेखक का कहना है कि अनुपयोगी हो जाने पर भी प्राणियों का पालन पोषण करना ही मानवता है। जिस तरह से हम अपने परिवार के सदस्यों को बहुत ज़्यादा उम्र होने के बाद भी उनकी सेवा उसी तरह करते हैं जिस तरह हम पहले करते थे, उसी तरह से हमें प्राणियों की भी सेवा बिना किसी स्वार्थ भावना के तब तक करना चाहिए जब तक वे हमारे पास रहते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना जो पाठ क्रमांक 2 है लक्ष्मी। लक्ष्मी एक गाय का नाम है और ये बहुत ही सुंदर और सरल शब्दों में लिखी हुई कहानी है। जब हम इसे पढ़ेंगे तो हमें कहीं न कहीं ऐसा लगेगा कि हमें प्राणियों के प्रति सौहार्दपूर्ण व्यवहार रखना चाहिए। तो हम शुरू करते हैं पाठ क्रमांक 2 लक्ष्मी। उस दिन लड़के ने तैश में आकर लक्ष्मी की पीठ पर 4 डंडे बरसा दिए थे। तैश में आकर मतलब आवेश में, गुस्से में आकर। वह बड़ी भयभीत और घबराई हुई थी। जो भी उसके पास जाता सिर हिलाकर उसे मारने की कोशिश करती या फिर उछलती कूदती गले की रस्सी तोड़कर खूंटे से आज़ाद होने का प्रयास करती। करामत अली इधर 2-4 दिनों से अस्वस्थ था, लेकिन जब उसने यह सुना कि रहमान ने गाय के पीठ पर डंडे बरसाए हैं तो उससे रहा नहीं गया। वह किसी प्रकार चारपाई से उठकर धीरे धीरे चलकर बथान में आया। बथान मतलब जहाँ पे गाय या पशुओं को बांधा जाता है, वहाँ पे जहाँ पे उनके रहने की जगह होती है। आगे बढ़कर उसके माथे पर हाथ फेरा, पुचकारा और हौले से उसकी पीठ पर हाथ फेरा। लक्ष्मी के शरीर में एक सिहरन सी दौड़ उठी। ओह, कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है। उसकी बीबी रमजानी बोली, लो चोट की जगह यह रोगन लगा दो, बेचारे को आराम मिलेगा। करामत अली गुस्से में बोला, क्या अच्छा हो अगर इसी लाठी से तुम्हारे रहमान के दोनों हाथ तोड़ दिए जाए? कहीं इसी तरह पीटा जाता है? रमजानी बोली, लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया तो इसकी सजा इसे लाठियों से दी गई। रहमान से गलती हो गई, इसे वह भी कबूलता है। रमजानी कुछ क्षण घड़ी भर खड़ी रही, फिर वहां से हटते हुई बोली, देखो अपना ख्याल रखो, पाँव इधर उधर गया तो कमर सिकवाते रहोगे। करामत अली ने फिर प्यार से लक्ष्मी की पीठ सहलाई, मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया, माफ कर लक्ष्मी, रहमान तो बड़ा मूर्ख है, उम्र के साथ तू भी बुढ़ा गई है। डेयरी फार्म के डॉक्टर ने तो पिछली बार ही कह दिया था कि यह तेरा आखिरी बरस है। डेयरी फार्म मतलब वही डॉक्टर जो जानवरों के डॉक्टर होते हैं, जो स्पेशली जो हम लोग पशुओं के जो चिकित्सक बोले जाते हैं उनके बारे में जानकारी रखते हैं। लक्ष्मी शान खड़ी अपने जख्मों पर तेल लगाती रही। वह करामत अली के मित्र ज्ञान सिंह की निशानी थी। ज्ञान सिंह और करामत अली एक दूसरे के पड़ोसी तो थे ही, वे कारखाने में भी एक ही विभाग में काम करते थे। प्रायः एक साथ ड्यूटी पर जाते और एक साथ घर लौटते।
ज्ञान सिंह को मवेशी पालने का बहुत शौक था। मवेशी मतलब पशु वगैरह। प्रायः उसके घर के दरवाजे पर भैंस या गाय बंधी बंधी रहती। 3 बरस पहले उसने एक जर्सी गाय खरीदी थी। उसका नाम उसने लक्ष्मी रखा था। अधेड़ उम्र की लक्ष्मी इतना दूध दे देती थी कि उसके घर की ज़रूरत पूरी हो जाने के बाद भी बाकी दूध। तो हम जो पेज नंबर 3, पृष्ठ क्रमांक 3 पर हम लोगों ने जो अभी कहानी पढ़ी है, वहाँ पे हमें यह दिखाया गया है कि करामत अली और ज्ञान सिंह जो दो दोस्त थे। ज्ञान सिंह जो मवेशी पालने के बहुत ही शौकीन माने जाते थे, उन्होंने लक्ष्मी को पाला था। लेकिन किसी कारणवश जब उनका रिटायरमेंट नज़दीक आने लगा तो उन्होंने अप जो कि वो जानते थे कि लक्ष्मी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना उनके लिए बहुत ही कठिन होगा, तो उन्होंने अपने मित्र करामत अली को दे दिया था। जो कि आपने इस पैराग्राफ में देखा है कि जो लक्ष्मी है वो उम्र हो चुकी है, अधेड़ उम्र मतलब थोड़ी उम्र की हो चुकी है, और उम्र के साथ साथ उसका दूध देना बंद हो गया है। इसी वजह से जो रमजान, करामत अली का जो बेटा है, करामत अली और रमजानी का, उसने एक दिन उस गुस्से में आकर उसको उसके पीठ पर 2-4 डंडे बरसा दिए। लेकिन उम्र होने के कारण यहाँ पर आपने देखा कि जो लक्ष्मी है उसको बहुत चोट लग जाती है। करामत अली को पता था कि उनके मित्र ने उन्हें वो गाय दी है, तो उसे वो बहुत ही प्यार करता था और संभाल कर रखता था। लेकिन जब चोट देखता है तो उसे बर्दाश्त नहीं होता। खुद भी उस समय सही नहीं है, उनके कमर में चोट आई है, लेकिन वे उठकर जाते हैं और गाय के पास उसे पुचकारते हैं और उसके सर पर हाथ फेरते हैं। तो यहाँ तक की कहानी में हमें यह बात समझ आई है कि लक्ष्मी जो है उम्र हो चुकी है, दूध नहीं देती है। करामत अली को लक्ष्मी से बहुत लगाव है क्योंकि उनके मित्र ज्ञान सिंह ने उन्हें यह गाय दी थी। लेकिन रमजानी और उनका जो बेटा है, इन दोनों को इसलिए गुस्सा आता है कि दूध नहीं देंगे, और आज के समय में महंगाई में अगर दूध नहीं मिल रहा है तो एक पालतू जानवर को बांध कर कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो अभी हम इसके जो कठिन शब्द है उसका मैं आपको अलग से बताने वाली हूँ। पहले हम आगे का जो दूसरा पार्ट बच गया है उसको भी हम देख लेते हैं। हम लोग फिर से कहानी देखते हैं। गली के कुछ घरों में चला जाता। दूध बेचना ज्ञान सिंह का धंधा नहीं था, केवल गाय को चारा और दर्रा आदि देने में कुछ पैसे जुटा लेता था। ज्ञान सिंह, आपने पहले ही देखा है कि वो जो पशु को पालना उनका शौक था, वे उनके दूध को बेचना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे क्योंकि उनका मानना था कि दूध बेचना एक तरह से कोई धंधा है, और वे शौकीन थे, इसके लिए उन्होंने पशुओं को पाला हुआ था। उन्होंने लक्ष्मी को भी इसीलिए पाला था, ना कि उसका दूध बेचने के लिए। नौकरी से अवकाश के बाद ज्ञान सिंह को कंपनी का वह मकान खाली करना था। समस्या थी तो लक्ष्मी की। वह लक्ष्मी को किसी भी हालत में बेच नहीं सकता था। उसे अपने साथ ले जाना भी संभव नहीं था। जब अवकाश में 10-15 दिन ही रह गए थे तो करामत अली ने कहा, मियाँ, अगर लक्ष्मी को तुम्हें सौंप दूँ तो क्या तुम उसे स्वीकार करोगे? मियाँ करामत अली ने कहा था, नेकी और पूछ पूछ, भला इससे बड़ी खुश नसीबी मेरे लिए और क्या हो सकती है। करामत अली पिछले 1 वर्ष से उस गाय की सेवा करता चला आ रहा था। गाय की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी। करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद भी इत्मीनान नहीं हुआ, मतलब उसे संतोष नहीं मिला, क्योंकि वह जानता था कि कितना दर्द हो रहा है लक्ष्मी को। वह उसके सिर पर हाथ फेरता रहा। लक्ष्मी स्थिर खड़ी उसकी ओर जिज्ञासापूर्ण दृष्टि से देखती रही। करामत अली को लगा जैसे लक्ष्मी कहना चाहती हो, यदि मैं तुम्हारे काम की नहीं हूँ तो मुझे आज़ाद कर दो, मैं यह घर छोड़कर कहीं चली जाऊंगी। करामत अली ड्यूटी पर जाने की तैयारी में था, तभी रमजानी बोली, रहमान के अब्बा, अगर लक्ष्मी दूध नहीं देगी तो हम इसका क्या करेंगे? क्या खूटे से बात कर हम इसे खिलाते पिलाते रहेंगे? जानवर है, बंधा है, तो इसे खिलाना पिलाना तो पड़ेगा ही। जानते हो, इस महंगाई के ज़माने में सिर्फ सादा चारा देने में ही
300-350 महीने का खर्चा है। सो तो है, कहते हुए करामत अली आगे कुछ नहीं बोला। यहाँ पे आपने देखा है कि रमजानी और करामत अली जो पति पत्नी हैं वह मध्यम वर्गीय पति पत्नी है। और जैसा कि हम जानते हैं कि हम सबको जो हमारे इसमें जो भी खर्च होता है उसे बहुत संभाल के करना होता है। तो यहाँ पर भी आपने देखा कि बार बार रमजानी के बोलने के बाद भी करामत अली अपने तरफ से बिल्कुल भी लक्ष्मी को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। तो उनका ये प्यार ही था लक्ष्मी के लिए जो उन्हें लक्ष्मी से दूर जाने नहीं दे रहा था। आगे जो हम देखेंगे किस तरह से करामत अली ने लक्ष्मी को अपने घर में संभाल के रखा, लेकिन समय के हाथों मजबूर होकर कहीं न कहीं उन्हें कुछ आगे के लिए सोचना पड़ा, वह हम देखेंगे। हमने यहाँ तो देखा था, ठीक है, फिर से रमजानी कहती है, जानवर जानते हो इस महंगाई के ज़माने में सिर्फ सादा चारा देने में 300-350 महीने का खर्चा है। रमजान बोलते करामत अली बोलते हैं, सो तो है, कहते हुए करामत अली आगे कुछ नहीं बोला। घर से निकलकर कारखाने की तरफ हो लिए। रास्ते में वह रमजानी की बात पर विचार करता रहा। कहीं न कहीं उसे अपनी पत्नी की जो बातें हैं वो याद आ रही थी कि उसकी पत्नी सच ही बोल रही थी। लक्ष्मी अगर दूध नहीं देगी तो इसका क्या करेंगे? यह ख्याल तो उसके मन में आया ही नहीं था कि एक समय ऐसा भी आ सकता है कि गाय को घर के सामने खूंटे से बांधकर मुफ्त में खिलाना पड़ सकता है। उसके साथी नईम ने कुछ परेशान देखा तो पूछा, करामत मियाँ, क्या बात है, बड़े परेशान नजर आ रहे हो, खैरियत तो है सब? ऐसी कोई विशेष बात नहीं है, करामत अली बोलते हैं। फिर से नईम ने उनसे पूछा, कुछ तो होगा, क्या बताऊं? गाय ने दूध देना बंद कर दिया है, बूढ़ी हो गई है, बैठा कर खिलाना पड़ेगा, और इस जमाने में गाय भैंस पालने का खर्चा, इससे परेशान होने की क्या ज़रूरत है, गाय बेच दो। यह जो सलाह है करामत अली की जो मित्र हैं नईम, उनको देते हैं। तो ये दो जो पृष्ठ अभी हम लोगों ने पढ़ा उसमें हम लोगों ने देखा है कि करामत अली ना चाहकर भी गाय को बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं, लेकिन अभी भी वो उसे कहीं बेचना या कहीं और छोड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन्हें इस गाय से बहुत लगाव है। लेकिन महंगाई के कारण, कुछ परेशानियों के कारण वह कहीं न कहीं झुक जाते हैं और अपनी पत्नी रमजानी की बात पर विचार करने लगते हैं कि इतनी कम कमाई में परिवार चलाना और लक्ष्मी को भी पालना वाकई में बहुत मुश्किल है। लेकिन आपने ये भी देखा है कि इतनी परेशानी होते हुए भी करामत अली बिल्कुल भी घबराते नहीं हैं और अपने मित्र ज्ञान सिंह का जो ये तोहफा है इसे संभाल कर रखते हैं। जब तक उन्हें होता है तब तक वो रमजानी को ध्यानपूर्वक उसका ध्यान रखते हैं और उसकी पूरी तरह से देखभाल करते हैं। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि करामत अली 24 घंटे लक्ष्मी के साथ में नहीं है, और यहाँ पे आपने देखा है रमजानी और उनके जो बेटे हैं रहमान, उन दोनों ने कहीं न कहीं अपने जो गुस्से को है वो वहाँ पे दिखाया है, क्योंकि एक मध्यम वर्गीय होने के कारण, खर्चा ज़्यादा होने के कारण लक्ष्मी की देखभाल करना कहीं न कहीं उन्हें बहुत भारी पड़ रहा है। तो अभी तक हम लोगों ने जो देखा है उसके हिसाब से अब हम लोगों ने बहुत सारे इस पाठ में कठिन शब्द भी देखे हैं। तो चलिए हम लोग कठिन शब्द के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। इसमें हम लोग को बहुत सारे कठिन शब्द मिले हैं, एक एक करके हम जरा हर एक कठिन शब्द के बारे में जानकारी लेंगे। पहला शब्द है तैश। तैश मीन्स आवेश में आकर, गुस्से में आकर। दूसरा है भयभीत। भयभीत मीन्स डरा हुआ। सिर हिलाना,
सिर हिलाना हम तभी करते हैं, सिर हिलाते हैं जब हमें कोई चीज़ पसंद आती है या किसी चीज़ को हम हाँ बोलना चाहते हैं। तो सिर हिलाना का अर्थ है हामी भरना। अस्वस्थ, बीमार। बथान, गाय या पशुओं के रहने का जो स्थान होता है। पुचकारना, दुलारना। सिहरन, कांप उठना। रोगन, दवा या लेप। कबूलना, मानना। मवेशी, दूध देने वाला जानवर। अधेड़ उम्र, आधी उम्र। दर्रा, अनाज के अंश। और अंतिम जो शब्द में देखा है इत्मीनान, मतलब राहत। ये हम जो इतने सारे कठिन वर्ड जिसको हम शब्दार्थ भी बोलते हैं, हम लोगों ने देखा है। और आप सभी को ये सारे शब्दों को हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर ये शब्दों के अर्थ हमें पता रहेंगे तो हम इस पाठ को और भी आराम से समझ सकते हैं, इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि थोड़ा सा वीडियो में एक पार्ट में दिखाऊंगी और जो आधा बचा हुआ भाग रहेगा उसको मैं अगले पार्ट में दिखाऊंगी। तो अभी हम लोगों ने जो देखा है वो अपना पहला वीडियो था। इसमें हम लोगों ने यहाँ तक देखा है कि लक्ष्मी जो ज्ञान सिंह के द्वारा उनके मित्र करामत अली को दी हुई एक गाय का नाम है। लक्ष्मी अधेड़ उम्र की हो चुकी थी, इसके लिए वह दूध नहीं देती थी, प्रायः अस्वस्थ रहती थी। इसका जो करामत अली हैं उनके परिवार के लोगों का जो नज़रिया था, इसलिए लक्ष्मी की तरफ बहुत ही सकारात्मक नहीं था। करामत अली गाय को बहुत मानते थे, लेकिन मजबूरी में आकर परिवार के आगे उन्हें झुकना पड़ता है। अभी तक हम लोगों ने इतना देखा है। अगली वीडियो में आपको और आगे क्या होता है, उसमें कठिन शब्द क्या हैं और उसमें कितने प्रश्न बन रहे हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। तो अभी हम कठिन शब्द देख चुके हैं। जो पाठ है उसके 2 पेज का हम लोगों ने पढ़ लिया है कि क्या किसके बारे में पाठ है ये। और अब मैं आपको असाइनमेंट दूंगी, क्योंकि हर बार की तरह हमें असाइनमेंट भी करना है। ये अपना असाइनमेंट नंबर 1 है, क्योंकि अपना जो पाठ है पाठ क्रमांक 2 में उसमें हम लोगों ने ये पहला वीडियो बनाया है और उसका ये पहला असाइनमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपना पहला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मैं एक बार आपको सब बता रही हूँ आंसर, और उसके बाद विद्यार्थियों में उम्मीद करती हूँ कि आप सब घर बैठकर आपकी जो रफ पुस्तिका है, रफ नोटबुक जो आपके पास रहती है, उसमें ये सारे उत्तर लिखेंगे और अभ्यास करेंगे कि आपको यह पाठ समझ में आया है कि नहीं। ये प्रश्नों के द्वारा ही आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। यह जो पैराग्राफ मैंने लिया है, परिच्छेद जो आप देख रहे हैं ना, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर, गद्यांश मीन्स गद्य पाठ को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उस दिन से लेकर गाय बेच दो, यहाँ तक हम लोगों ने पूरा परिच्छेद लिया है, जिसमें से जो सारे क्वेश्चन आंसर अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे, वह सब इसी परिच्छेद से है। ठीक है, तो पहला जो अपना प्रश्न है वो है उत्तर लिखिए। यह जो पैटर्न है हम लोग 8वीं 9वीं 10वीं में सेम यही पैटर्न फॉलो करते हैं, तो हमें इसी बेसिस पे इसके आंसर भी सोचने पड़ेंगे कि जैसे पूछा गया है आंसर भी, उसका उत्तर भी उसी तरह से रहना चाहिए। ठीक है, तो पहला जो प्रश्न है अपना, मार के कारण लक्ष्मी के व्यवहार में आया परिवर्तन। यह सब उत्तर हमें जो पहला पैराग्राफ था, पहला परिच्छेद था, उसमें ही दिया हुआ है। वह अपने पास किसी को आने नहीं देती थी, किसी को खड़े नहीं होने देती थी, और कोई उसके पास आता था तो उसे वो मारने की कोशिश करती थी। वहाँ पे चारों आंसर हमें यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, और अपना जो दूसरा प्रश्न है,
ज्ञान सिंह की पशु प्रेम दर्शाने वाली बातें। आप सबको पता था कि उन्होंने पहले ही पेज पर पृष्ठ पर जो ज्ञान सिंह है उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी दी थी कि ज्ञान सिंह को पशुओं से बहुत प्रेम था, मवेशी पालने का बहुत प्रेम था। तो वो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि वो इसके लिए आंसर जो है उत्तर आपको उसी पैराग्राफ में मिलेगा। ज्ञान सिंह की जो पशु प्रेम दर्शाने वाली बातें हैं, उन्हें मवेशी पालने का बहुत शौक था। प्रायः उनके घर के आगे गाय भैंस बंधे दिखाई देते थे। वे इनके दूधों को बेचना पसंद नहीं करते थे। ऐसे 4 आंसर आपको वहाँ पे उत्तर दिए हुए हैं। हम वहाँ से जब अगर ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं वह परिचय, तो हमें सारे उत्तर वहाँ से मिल जाएंगे। चलिए हम अगला देखते हैं। गलत वाक्य सही करके लिखें। करामत अली पिछले 4 सालों से गाय की सेवा करता चला आ रहा था। अब इसको अगर आपको सही करना पड़ा तो आप कैसे कर सकते हैं? अगर आप जो पाठ मैंने पढ़ाया है उसके ऊपर ध्यान देते हैं तो आपको ये आंसर, ये उत्तर बहुत आराम से मिल जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, करामत अली पिछले 1 साल से गाय की सेवा करता चला आ रहा था। दूसरा है, करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद इत्मीनान हुआ। अगर आप ध्यानपूर्वक सोचते हैं तो यहाँ पे जो उत्तर आएगा वो होगा कुछ इस तरह से। करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद भी इत्मीनान नहीं हुआ। ठीक है, पॉज कर करके आप लोग अपने आंसर चेक कर सकते हैं मेरे साथ में कि क्या आप सही हैं, जो आपने अनुमान लगाया वो सही है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि इस तरह से आप अपने आप को चेक कर सकते हैं। अब जो हमारा तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का विलोम शब्द लिखिए। विलोम आप सबको मैंने पहले भी बताया है कि विलोम का मतलब होता है विरुद्धार्थी, समानार्थी का होता है पर्यायवाची शब्द। तो निम्नलिखित शब्दों का विलोम शब्द लिखिए, मतलब उसका अर्थ क्या, उसका विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। समस्या, समस्या का विरुद्धार्थी हम सबको पता है समाधान। संभव, असंभव, खुशनसीब, बदनसीब। महंगा, सस्ता, खर्च, जैसे बोले जाते हैं ना, आप बहुत खर्च करते हो, तो खर्च का क्या हो जाएगा? खर्च का हो जाएगा बचा कर रखना या बचाना। तो इस तरह से हम लोगों ने निम्नलिखित शब्दों का विलोम शब्द देखा। हमेशा हमारे जो 10वीं 9वीं 8वीं कक्षा में हमेशा हमें ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिनका उत्तर हमें अपने मन से सोच कर लिखना होता है। तो यहाँ पे भी आपको एक प्रश्न मैंने डाला है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्वमत लिखिए या स्वमत अभिव्यक्ति, जिसको हम अपने मन से पहले सोचते हैं कि वाकई में जो प्रश्न पूछा गया है उसके बारे में हमारे क्या ख्याल है या हम क्या इस विषय पर लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिया है, हमें पशुओं के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार रखना चाहिए। इस विषय पर अपना विचार लिखिए। अगर हम ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को, इस प्रश्न को देखते हैं तो इसका आंसर हम आराम से 5 से 6 लाइनों में लिख सकते हैं। जिस तरह से शुरुआत में मैंने बोला था कि पशु हो, इंसान हो या पशु हो, हमें सबके साथ में, जब तक वो हमारे साथ में है, उनके साथ में सौहार्दपूर्ण व्यवहार रखने चाहिए। क्यों रखने चाहिए, कैसे रखने चाहिए, उससे हमारा क्या फ़ायदा है या समाज को हम किस तरह से फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, इस विषय को आपको स्वयं सोचना है और इस विषय पर आपको अपने विचार 5 से 6 लाइन में लिख कर रखना है। तो ये अपना हो गया असाइनमेंट 1, जिसमें हम लोगों ने कुछ प्रश्न डाले हैं, उसका उत्तर भी मैंने अपने सामने बात किया है। तो यहाँ तक आपको क्या करना है कि जितने भी हम लोगों ने अभी तक देखा, पृष्ठ क्रमांक 1, पृष्ठ क्रमांक 2, उसके बाद उस सब सारे कठिन शब्द, उसके बाद आपको स्वमत दिया गया है, उसके बाद व्याकरण भी पूछा गया है, प्रश्न उत्तर भी हुए हैं। तो ये सारे जो यहाँ पे आपके साथ में हम लोगों ने अभ्यास किया है, आपने किया है, मैंने आपको कोशिश की है कि मैं आपको समझा सकूं। तो इन सब को एक बार ध्यान में रखकर आपको अपनी रफ नोटबुक में ये सारे जो उत्तर है उसको लिखना है। और लिखने से पहले मैं चाहूँगी कि जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था
कि एक एक करके जितने भी क्वेश्चन मैंने पूछे, प्रश्न आपको यहाँ पे पूछे, उसका आंसर आपको कितना समझा है या आपने जो पढ़ा है वो कितना आपको याद है, वह पॉज करके आप कुछ सेकंड्स में चेक कर सकते हैं कि आपने जो बोला है या टीचर ने जो पढ़ाया है वह दोनों में समानता है कि नहीं है। अगर है तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपको यह पार्ट समझ में आया है। नहीं है तो उसमें घबराने की बात नहीं है, आपको थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा। वह जो भी मैंने जितना पढ़ाया है उसको फिर से एक बार अभ्यास करना है, और अभ्यास करने के बाद आराम से जितने भी प्रश्न हैं उसके उत्तर आप दे सकते हैं। तो अभी तक जो मैंने पढ़ाया है उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ में आया होगा। और इसमें एक जगह मैंने आपको पूछा था कि हाँ, देखिए, गलत वाक्य सही करके लिखिए। अक्सर परीक्षा में ऐसा पूछा जाता है कि गलत वाक्य सही करके लिखिए। तो इसमें जो हमारे विद्यार्थी है, ऐसा देखा गया है कि वह थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि गलत सही लिखना है या गलत वाक्य को सही करके लिखिए। अब यहाँ पे आपको साफ साफ बोला गया है कि जो वाक्य है वो गलत दिया हुआ है, तो इससे आपको अनुमान लगाना बहुत ही ईजी पड़ जाएगा, आसान पड़ जाएगा कि जो वाक्य दिया हुआ है वो वाकई में आपको गलत वाक्य दिया हुआ है, और वहाँ पे हमको उस वाक्य को सोच समझ के फिर से सही करके वापस पुनः लिखना है। लेकिन हमारे कुछ विद्यार्थी इस बात को नहीं समझ पाते हैं, और वे क्या करते हैं, जो भी वाक्य उनको दिया हुआ रहता है उसमें सही है या गलत, जो हम सत्य असत्य लिखते हैं वे लिख देते हैं। तो इस जगह अगर आप ये गलती करते हैं तो आपका पूरा जो अंक है वो जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको जो भी प्रश्न पूछा जाता है पहले उसको ध्यान से पढ़ना है, और पढ़ने के बाद उसको समझना है, और फिर समझ के उसको लिखना है। अगर आप इस तरह से शुरू करते हैं तो आपके सारे जो प्रश्न हैं समय रहते आप उसको कंप्लीट कर पाएंगे। और मुझे बोलना था आपको कि उत्तर लिखिए। उत्तर लिखने में देखिए आपको ना ऐसे ऐसे बॉक्स दिए रहते हैं, तो ये बॉक्स में आपको वैसे ही आंसर लिखने हैं, उत्तर लिखने हैं कि जो छोटे रहें। यहाँ पे आपको क्लियर पूछा हुआ है ना, मार के कारण लक्ष्मी के व्यवहार में आया परिवर्तन, तो जो परिवर्तन हुए हैं ना सिर्फ वही पार्ट लिखना है। वह आंसर आपको सेंटेंस में पूरे वाक्य में नहीं लिखना है, क्योंकि जब अगर हम पूरे वाक्य में लिखते हैं तो वे एक तो जो सामने शिक्षक है, अध्यापक है, उसके लिए भी परेशानी का कारण बनता है, और कहीं ना कहीं आपका समय भी यहाँ पर ज़रूरत से ज़्यादा आप समय ले लेते हो, जिसकी वजह से आपका अंत में जो आप पेपर लिख रहे हो वो छूट जाता है। तो यहाँ पे आपको ध्यानपूर्वक पहले प्रश्न को पढ़ना है, और उसका जो उत्तर आपको पैराग्राफ जो आप परिच्छेद पढ़ रहे हो उसमें ही दिया हुआ रहता है, तो उसको हमें ध्यानपूर्वक पढ़कर उसको लिखना है। अभी जैसे यहाँ पे भी आप देखेंगे ज्ञान सिंह की पशु प्रेम दर्शाने वाली बातें, हम सबको पता है कि वहाँ पे 4 से 5 बातें जो हैं वो हमें इस तरह संकेत देती हैं कि जो ज्ञान सिंह थे वे पशुओं से बहुत प्यार करते थे। तो हमें वो जो सारे उत्तर है ना उसे छोटा करके ही लिखना है। अगर आप यहाँ पे उत्तर पूरा वाक्य में लिखते हैं तो आपको भी पता है कि ये जो बॉक्स हम लोगों ने बनाए हैं फिर इसका कोई उपयोग नहीं रहता है, या फिर वह जो आप उत्तर पुस्तिका पत्रिका रहेगी आपकी वो पूरी तरह से दिखने में भी खराब दिखेगी, क्योंकि किसी बच्चे की जो हैंड राइटिंग है वो बहुत अच्छी है, किसी बच्चे की बहुत खराब है, तो उस हिसाब से हमको जो बॉक्स दिया है ना विद इन दैट बॉक्स ही आंसर लिखना होता है। तो अगर आप जो भी मैं अभी बता रही हूँ अगर उसको आप ध्यान देते हैं, और एक बात आपको पता है कि यहाँ पे बोला गया है क्लियर कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पे ये जो डैश 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 है इसका मतलब है कि यह जो पैराग्राफ शुरू होता है वो यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पर ख़त्म होता है, और आपके सारे आंसर जो उत्तर है वो इसी पैराग्राफ में से पूछा गया है, कहीं और बाहर से नहीं। तो यह हमें पढ़ने की ज़रूरत है कि वाकई में हमें अगर समझ में आ रहा है तो इतना आसान तरीका है इसका, अगर आप ध्यान देते हैं तो सारे आंसर सारे उत्तर जो हैं हमें इसी पैराग्राफ में मिल जाएंगे। और जो आपको लास्ट में मैंने एक और प्रश्न पूछा है जिसको हम स्वमत अभिव्यक्ति बोलते हैं, वह यकीन मानिए अगर आप थोड़ा सा सोचते हैं इसके ऊपर ना तो बहुत कुछ लिख सकते हैं। और आपको बहुत ज़्यादा तो लिखना नहीं है, पैराग्राफ तो लिखना नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 लाइन लिखना है। तो 5 या 6 वाक्य लिखने में आपको बहुत
समय भी नहीं लगेगा, और अगर आपका उत्तर इससे सटीक बैठता है तो आपको जो अंक मिलेंगे वो भी बहुत ही अच्छे अंक मिलने की उम्मीद रहती है। तो इन सारी बातों के द्वारा मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि अगर आप ध्यानपूर्वक कोई भी काम करते हैं, पढ़ते हैं, उसको सोचते समझते हैं, तो आपका जो प्रश्न है वो आपको आराम से आ जाएगा। आपको इधर उधर किधर भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आज का यह जो वीडियो है, उम्मीद करती हूँ कि आप सबको समझ में आया रहेगा, और समझ में आया है तो इसका उत्तर कहीं न कहीं मैंने आपको बताया है कि आपको घर पे बैठकर लिखना है। लिख कर एक बार इसको देखना है कि जो हम लोगों ने उत्तर लिखा है वो सही है कि नहीं। अगर सही है इसका मतलब आपको यह पाठ अच्छे समझ में आ गया है। अगर नहीं है तो आपको फिर से एक बार, ज़्यादा टाइम नहीं, थोड़ा सा टाइम निकाल कर उसे पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है साधारण विद्यार्थियों, अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में।